हेलो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कल हमने गुप्त जो साम्राज्य है जिसकी स्थापना श्रीगुप्त ने की थी 17 ईस्वी में। ठीक है, तो कुषाण सत्ता के बाद गुप्त वंश की स्थापना हुई 275। गुप्त साम्राज्य रहा 550 ईस्वी तक। ठीक है, तो इसमें इसकी स्थापना की जब बात आई तो श्रीगुप्त ने मतलब इस वंश की स्थापना की। तो कहने का मतलब है कि गुप्त साम्राज्य की स्थापना का श्रेय किसको दिया जाता है, तो श्रीगुप्त को। ठीक है, समुद्रगुप्त ने प्रयाग प्रस्तुति में क्या कहा है, समय को श्रीगुप्त का प्रपुत्र कहा है। श्रीगुप्त के बाद जो शासक बना गुप्त वंश का वो था घटोत्कच। ठीक है, और कल भी हमने चर्चा की थी कि घटोत्कच ने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराज की। ठीक, घटोत्कच के बाद उसका पुत्र था चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम शासक बना 320 ईस्वी में। उसने जो उपाधि धारण की थी वो थी महाराजा धीराज की। और लिच्छवी वंश की राजकुमारी कुमार देवी से चंद्रगुप्त ने प्रथम ने विवाह किया था। और चंद्रगुप्त प्रथम ने ही एक संवत चलाया था जिसका नाम था क्या, गुप्त संवत। ठीक है, ये कब चलाया उसने, 319 ईस्वी में। अब गुप्त वंश का जो सबसे महान शासक है समुद्रगुप्त, जिसको भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है, ये गुप्त वंश का सबसे शक्तिशाली शासक है। ठीक है, इंपॉर्टेंट भी है। चंद्रगुप्त प्रथम ने समुद्रगुप्त को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो चंद्रगुप्त प्रथम ने किसको अपना उत्तराधिकारी बनाया, समुद्रगुप्त को। उसका आदर्श क्या था, दिग्विजय और एकीकरण, यानी अपने आसपास क्षेत्रों को जीत करके एक विशाल साम्राज्य कायम करना। ठीक है, अपने आसपास के जितने भी मतलब छोटे छोटे राज्य थे उनको जीत करके उनको अपने साम्राज्य में मिलाना, ये उसका प्रमुख उद्देश्य था, लक्ष्य था। वह साम्राज्यवाद में विश्वास रखता था। तो उसकी जो नीति रही है समुद्रगुप्त की, वो कैसी रही है, साम्राज्यवादी नीति। उसके एक दरबारी कवि थे हरिसेन ने उसकी सैनिक सफलताओं का विवरण इलाहाबाद प्रस्तुति अभिलेख में किया कि उस मतलब हरिसेन थे इसके कवि, दरबारी कवि समुद्रगुप्त के। तो उसने इलाहाबाद प्रस्तुति लिखी है, उसमें उसकी मतलब सफलताओं का उल्लेख किया कि समुद्रगुप्त ने अपने जीवन में कौन कौन सी सफलताएं हासिल की। यह अभिलेख उसी स्तंभ पर उत्कीर्ण है जिस पर अशोक का अभिलेख भी उत्कीर्ण है। यानी जहां मौर्य वंश का राजा अशोक था, उसी अभिलेख उस पे भी अशोक का जो था वो लिखा हुआ था। उसी अभिलेख पर, उसी अभिलेख के ऊपर इसका भी क्या है, अभिलेख उत्कीर्ण है। ठीक है, यानी अशोक का जो अभिलेख था उसी अभिलेख के ऊपर नीचे उसी स्तंभ पर समुद्रगुप्त का अभिलेख भी क्या है, उत्कीर्ण है। जिस पर अशोक का अभिलेख उत्कीर्ण है, इसके द्वारा जीते क्षेत्र को 5 समूह में बांटा जा सकता है। तो समुद्रगुप्त ने जो क्षेत्र जीते थे उनको कितने समूह में बांटा, 5। गंगा यमुना दोआब के राज्य। दोआब किसे कहते हैं, इन दो नदियों के बीच का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहते हैं। तो गंगा और यमुना के बीच का क्षेत्र। पूर्वी हिमालय के राज्य, पूर्वी विंध्य क्षेत्र के आट्विक राज्य, पूर्वी दक्कन व दक्षिणी भारत के राज्य और शक एवं कुषाण राज्य। इलाहाबाद प्रस्तुति के अनुसार वह कभी भी युद्ध में नहीं हारा। तो इलाहाबाद प्रस्तुति है जो हरिसेन ने उत्कीर्ण की थी। ठीक है, उसमें साफ लिखा हुआ है कि मतलब समुद्रगुप्त कभी युद्ध में नहीं हारा। समुद्रगुप्त के पास एक शक्तिशाली नौसेना भी थी जिससे वह विदेशों से संबंध सुदृढ़ कर सका। समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। तो इसने भी मतलब अश्वमेध यज्ञ का मतलब होता है अपने घोड़े छोड़ देना। और घोड़ों को अगर कोई रोक लेता है तो इसका मतलब है कि वो उस राजा से क्या करेगा, मुकाबला करेगा। तो इसने भी अश्वमेध यज्ञ किया। इसके सिक्कों पर अश्वमेध पराक्रम लिखा मिलता है। तो इसके जो सिक्के थे समुद्रगुप्त के टाइम पे,
उसमें लिखा हुआ था कि अश्वमेध पराक्रम। यह ललित कलाओं में भी निपुण था। ललित कलाएं मतलब गाने बजाने में भी, ठीक है, जैसे वीणा बजाना, ढोलक बजाना, है ना, बांसुरी बजाना, इनको बोलते हैं ललित कलाएं। तो वह ललित कलाओं में मतलब ये ऐसा बताते हैं कि समुद्रगुप्त एक अच्छा वीणा वादक था, अच्छी वीणा बजाता था। यह ललित कलाओं में भी निपुण था, उसे कविराज भी कहा गया है, ठीक है, क्योंकि उन्होंने कई संगीत ग्रंथ लिखे हैं। वह संगीत में भी निपुण था। एक सिक्के पर उसकी आकृति वीणा बजाती हुई है, ठीक है। तो एक सिक्के पर उसकी जो तस्वीर छिपी हुई है, वो तस्वीर कैसी है? समुद्रगुप्त वीणा बजा रही है, वो तस्वीर एक सिक्के पर छपी हुई है। वह किसका भगत था? विष्णु का भगत था। फिर है समुद्रगुप्त के बाद अगला जो शासक है समुद्रगुप्त का पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। वो एक ऊपर आया था वो चंद्रगुप्त प्रथम था, और ये है चंद्रगुप्त द्वितीय, ठीक है। ये समुद्रगुप्त का पुत्र था। चंद्रगुप्त द्वितीय समुद्रगुप्त का पुत्र था। उसका नाम देवराज तथा देवगुप्त भी मिलता है। इंपॉर्टेंट बात है, इतिहास में उसका नाम कहीं कहीं देवराज और कहीं कहीं देवगुप्त भी मिलता है। उसने अपने साम्राज्य को विवाह संबंध और विजयों द्वारा बढ़ाया। उसने अपनी पुत्री प्रभावती का विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह है, मतलब कैसे भी करके विवाह करके या दोस्ती करके, करने का मतलब अपने साम्राज्य का विस्तार किया उसने। तो अपनी पुत्री थी उसकी प्रभावती, उसका विवाह वाकाटक राजा रुद्रसेन से किया, जिसकी मृत्यु के पश्चात प्रभावती अपने छोटे पुत्र को गद्दी पर बिठाकर राज्य की वास्तविक शासक बन गई। तो रुद्रसेन की मृत्यु के बाद प्रभावती ने अपने पुत्र को वाकाटक की गद्दी पर बैठा दिया और उसके ऊपर अपना वास्तविक अधिकार कर लिया, यानी उसको राजा बना दिया। चंद्रगुप्त द्वितीय ने पश्चिमी मालवा व गुजरात को भी जीता। उज्जैन को उसने अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। शक विजय के पश्चात उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो पूरा नाम क्या हो गया? चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो शकों पर विजय के पश्चात किस राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की? तो वो था चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिसने शकों को पराजित करके विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। फिर इसके बाद है कुमारगुप्त महेंद्रादित्य। कुमारगुप्त महेंद्रादित्य 1414 से 1455। चंद्रगुप्त द्वितीय के बाद उसका पुत्र कुमारगुप्त शासक बना। कुमारगुप्त को ही नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है। इंपॉर्टेंट बात है ये। नालंदा विश्वविद्यालय ना बिहार में, उस विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है किसको? कुमारगुप्त को, कुमारगुप्त महेंद्रादित्य को। उसका राज्य सौराष्ट्र से बंगाल तक फैला था। अपने राज्य के अंतिम दिनों में उसे पुष्यमित्र के विद्रोह का सामना करना पड़ा था। तो इसमें तो एक ही बात है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? कुमारगुप्त ने, ठीक है। फिर है स्कंदगुप्त, यानी 455 में कुमारगुप्त की मृत्यु हो गई और मृत्यु के बाद उसका पुत्र था स्कंदगुप्त। 1455 में वो राजा बना। अब कहानी ये था कि स्कंदगुप्त था ना, वो कुमारगुप्त का ज्येष्ठ बड़ा पुत्र नहीं था। तो स्कंदगुप्त ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी राज्य का उत्तराधिकारी बना, जबकि इतिहास में ये परंपरा रही है कि राजा का बड़ा बेटा ही राजा बनेगा, लेकिन ये बड़ा बेटा न होते हुए भी क्या बना? उत्तराधिकारी बना। जूनागढ़ अभिलेख द्वारा ज्ञात होता है कि स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा निर्मित सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार, इंपॉर्टेंट लाइन है, जो सुदर्शन झील है जो जर्जर हो चुकी थी, उस झील का क्या करवाया? जीर्णोद्धार करवाया। तो स्कंदगुप्त ने मौर्य द्वारा बनवाई थी, मौर्यों ने, मौर्य राजाओं ने, ठीक है। तो उसका, उस झील का क्या करवाया? जीर्णोद्धार।
शकंदगुप्त ने सुदर्शन झील का जीर्णोद्धार करवाया। जूनागढ़ अभिलेख में इस बात का उल्लेख है कि सिंहासन पर बैठने के समय शकंदगुप्त को म्लेच्छों के रूप में कुख्यात हूणों से जूझना पड़ा था। शकंदगुप्त ने अंततः हूणों को क्या कर दिया? पराजित कर दिया। गुप्त वंश की सांस्कृतिक उपलब्धियां, कौन कौन से धर्म, ठीक है, कौन कौन से नाटक रचे गए इसके काल में, कौन कौन से ग्रंथ रचे गए इनके काल में, ये सारी सांस्कृतिक उपलब्धि में आती हैं। भारत के सांस्कृतिक इतिहास में गुप्त वंश का बहुत महत्व है। गुप्त सम्राट वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। इंपॉर्टेंट लाइन है, किस धर्म को मानते थे? वैष्णव धर्म को। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने तो उन्होंने वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को भी प्रोत्साहित किया। तो उसके बाद में जो आने वाले शासक थे समुद्रगुप्त और कुमारगुप्त, इन्होंने तो मतलब अन्य धर्मों को बढ़ावा दिया। देखो, वैष्णव धर्म के अलावा वैदिक धर्म, बौद्ध धर्म और जैन धर्म को प्रोत्साहित किया। समुद्रगुप्त तथा कुमारगुप्त प्रथम ने धर्मानुसार अश्वमेध यज्ञ भी करवाए थे। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। इंपॉर्टेंट लाइन है ये। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय चीनी यात्री फाहियान भारत आया था। उसके विवरणों से पता चलता है कि गुप्त साम्राज्य था वो सुशासित था। उसमें अपराध बहुत कम होते थे और कर भार भी बहुत कम था, यानी करों का बोझ भी जनता पे बहुत कम था और साम्राज्य भी विशाल था और अपराध भी नहीं होते थे। राजकाज की भाषा संस्कृत थी। तो राज्य में जो भाषा चलती थी वो क्या थी? संस्कृत थी। अब ये कालिदास का नाटक है कि अभिज्ञान शकुंतलम, ये उसी के काल में रचे गए। अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक तथा रघुवंशम महाकाव्य के रचयिता कालिदास, मत्स्यकटिकम नाटक के लेखक शूद्रक। इंपॉर्टेंट है, लेखक पूछे जा सकते हैं भाई ये मत्स्यकटिकम नाटक की रचना किसने की? तो शूद्रक ने। और अभिज्ञान शाकुंतलम और रघुवंश की रचना किसने की? कालिदास ने। तो मत्स्यकटिक नाटक के लेखक शूद्रक, मुद्रा राक्षस नाटक के लेखक विशाखदत्त एवं सुविख्यात कोशकार अमर सिंह गुप्त काल में ही हुए हैं। रामायण, महाभारत तथा मनु संहिता अपने वर्तमान रूप में गुप्त काल में ही सामने आई। गुप्त काल में आर्यभट्ट, वराहमिहिर तथा ब्रह्मगुप्त ने गणित तथा गणित तथा ज्योतिर्विज्ञान के विकास में बहुत बड़ा योगदान दिया। इसी काल में दशमलव प्रणाली का आविष्कार हुआ, यानी दशमलव पर ना पॉइंट, ये इसी काल में इसका आविष्कार हुआ जो बाद में अरबों के माध्यम से यूरोप तक पहुंची। उस काल की वास्तुकला, चित्रकला तथा धातुकला के प्रमाण झांसी और कानपुर के अवशेषों, अजंता की कुछ गुफाओं, दिल्ली में स्थित लोह स्तंभ, नालंदा में 80 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की मूर्ति तथा सुल्तानगंज स्थित 7.5 फुट ऊंची बुद्ध की तांबे की प्रतिमा से मिलते हैं। है गुप्तकालीन समाज। गुप्तकालीन समाज परंपरागत रूप से 4 वर्णों में विभक्त था। पहले थे ब्राह्मण जो सर्वोच्च थे, दूसरे थे क्षत्रिय और तीसरे थे वैश्य, चौथे थे शूद्र। तो गुप्त काल में जो समाज को 4 भागों में बटा हुआ था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। समाज में ब्राह्मणों का स्थान सर्वोच्च था। उनके कर्तव्य माने जाते थे अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ और दान। तो ब्राह्मणों का क्या कार्य होता था? अध्ययन, अध्यापन, यज्ञ करवाना और दान। क्षत्रिय का कर्तव्य राष्ट्र की रक्षा करना था। वैश्यों का कार्य व्यापार और वाणिज्य करना था। शूद्र सेवा प्रदाता था। ठीक है, तो क्षत्रियों का काम तो मतलब ये था कि देश की सेवा करना और देश की रक्षा करना। वैश्य जो होते थे उनका कार्य था व्यापार वाणिज्य, नहीं बनिए जो लोग होते वो वैश्य थे। शूद्र सेवा प्रदाता था। शूद्र क्या करते थे? राजा महाराजाओं की सेवा करते थे, यानी करने का मतलब साफ सफाई, नगर की साफ सफाई वगैरह, राजमहल की साफ सफाई वगैरह का कार्य शूद्र करते थे।
गुप्त काल में जातियों के विषय में व्यवसाय का बंधन स्थिर होने लगा था। फिर भी वर्णों का आधार गुण और कर्म न होकर जन्म ही था। तो वर्ण व्यवस्था कर्म के ऊपर आधारित नहीं थी, जन्म के ऊपर आधारित थी। स्त्रियों का समाज में महत्वपूर्ण स्थान था। धार्मिक कर्तव्यों में पति के साथ पत्नी की उपस्थिति अनिवार्य थी। इन धार्मिक भी जो प्रोग्राम होते थे उसमें पत्नी भी जा सकती थी। स्त्री शिक्षा का प्रचलन भी था, पर्दा प्रथा नहीं थी। उस समय 8 प्रकार के विवाहों का प्रचलन था। तो 8 प्रकार के विवाह, 8 प्रकार से विवाह होते थे। अब ये समुद्रगुप्त के समय, जिसके समय सोने का सिक्का चलता था, सोने की मुद्रा है, समुद्रगुप्त के समय की है। ठीक है, देखो स्वर्ण सिक्के ही, ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वारा प्रचलित स्वर्ण मुद्रा है। फिर आगे है, विवाह कितने प्रकार के होते थे? 8 प्रकार के, जिसमें स्वयंवर प्रथा भी विद्यमान थी। स्वयंवर प्रथा का मतलब कि भाई लड़की खुद अपने पति को चुने। गुप्त काल में मिश्रित जातियां, मुर्दा व शक्तिकरण, अम्भष्ट, पार्शव आदि उग्र थी। कायस्थ गुप्त युग में एक वर्ग था, परंतु बाद में एक जाति के रूप में अस्तित्व में आ गया। गुप्तकालीन साहित्य में नारी का आदर्श चित्रण है। पुत्र के अभाव में पुरुष की संपत्ति पर उसकी पत्नी का प्रथम अधिकार होता था। तो ये है गुप्त वंश। अब है वर्धन वंश यानी पुष्यभूति वंश। 6वीं शताब्दी ईस्वी में दिल्ली के निकट थानेश्वर में पुष्यभूति से जो शिव का उपासक था, ऊपर वाले विष्णु के थे, ये शिव के, मतलब गुप्त विष्णु के थे, बाद में सारे धर्मों का उपासना मान्यता उन्होंने दे दी। और ये जो वर्धन वंश था ये शिव का उपासक था। इस वंश का प्रारंभ हुआ, इस वंश में 3 राजा हुए महत्वपूर्ण हैं, जो प्रभाकरवर्धन, राज्यवर्धन तथा हर्षवर्धन। प्रभाकरवर्धन की मृत्यु के बाद सिंहासन पर उसका बड़ा पुत्र राज्यवर्धन बैठा, किंतु राज्याभिषेक के बाद राज्यवर्धन को युद्धों में उलझना पड़ा और बंगाल के गौड़ शासक शशांक द्वारा 606 में उसका वध भी कर दिया गया। तो 606 में राज्यवर्धन को गौड़ शासकों द्वारा मार दिया गया। फिर उसके बाद उसका छोटा भाई हर्षवर्धन जो 606 से 647 ईस्वी तक शासक बना, जिसने 40 वर्ष तक राज्य करके अपनी कृति का विस्तार किया। 40 वर्ष शासन किया इसने, लेकिन उसके कोई पुत्र नहीं था, कोई संतान नहीं थी, वह निसंतान था। अतः उसकी मृत्यु के साथ ही पुष्यभूति वंश का भी क्या हो गया? अंत हो गया। तो वर्धन वंश का अंतिम शासक था कौन? हर्षवर्धन, क्योंकि उसकी कोई संतान नहीं थी। जिस समय हर्ष सिंहासन पर बैठा, राज्य की स्थिति अत्यंत संकटपूर्ण थी। गौड़ बंगाल के राजा शशांक ने उसके बड़े भाई राज्यवर्धन का वध कर डाला था और उसकी छोटी बहन राजश्री अपने प्राणों की रक्षा के लिए किसी अज्ञात स्थान पर चली गई थी। तो बहन थी इनकी राज्यवर्धन और हर्षवर्धन की। तो शशांक ने राज्यवर्धन का वध कर दिया और अपनी इज्जत बचाने के लिए राजश्री प्राणों की रक्षा करने मतलब रक्षा के लिए वो ऐसे अज्ञात स्थान पर चली गई। हर्षवर्धन ने शीघ्र ही अपनी बहन को ढूंढ निकाला और कामरूप के राजा भास्कर वर्मा से संधि करके शशांक के विरुद्ध एक बड़ी सेना भेज दी। यद्यपि दक्षिण में उसकी सेनाओं को लगभग 620 ईस्वी में चालुक्य राजा पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा के तट से पीछे खदेड़ दिया था। हर्ष के साम्राज्य की सीमाएं उत्तर में हिमच्छादित पर्वतों यानी हिमालय से लगा करके, दक्षिण में नर्मदा नदी के तट, पूर्व में गंजाम तथा पश्चिम में वल्लभी तक विस्तृत थी। कन्नौज इस विशाल साम्राज्य की क्या थी? राजधानी थी। हर्ष ने महाराजा धीराज की पदवी धारण की। वह शिव और सूर्य की उपासना करता था। बाद में उसका झुकाव महायान बौद्ध धर्म की ओर हो गया था, क्योंकि बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा था, हीनयान और महायान। तो बाद में यह महायान बौद्ध धर्म का उपासक हो गया। शुरुआत में तो ये शिव की और सूर्य की पूजा करता था, लेकिन बाद में इसने महायान बौद्ध धर्म की शाखा को ग्रहण कर लिया। वह अब देखो, ये मतलब हर 5वें वर्ष एक बुक करता था, सभा बुलाता था, बौद्ध सभा, जिसमें 5 साल में जितना भी धन उसने अर्जित किया ना, वो कमाया हुआ सारा धन दान दे देता।
वह प्रतिवर्ष 5वें वर्ष प्रयाग में गंगा और यमुना के संगम पर एक महोत्सव करके दान आदि करता था। चीनी यात्री ह्वेनसांग भी इस प्रकार के छठे महोत्सव में सम्मिलित हुआ था। इम्पोर्टेंट है ये। कौन चीनी यात्री हर्षवर्धन के शासनकाल में आया? तो ह्वेनसांग, हर्षवर्धन ह्वेनसांग, ह्वेनसांग हर्षवर्धन। ठीक है। हर्षवर्धन ने संस्कृत में नागानंद, रत्नावली तथा प्रियदर्शिका नाम से 3 नाटकों की रचना की। इम्पोर्टेंट है। तो खुद ही एक मतलब नाटककार था, तो इसने नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका 3 नाटक रचे। हर्षवर्धन ने बाणभट्ट, कादम्बरी व हर्ष रचित के लेखक थे। कौन? बाणभट्ट। मयूर सुबंधु, मातंग, दिवाकर, ईशान आदि विद्वानों और चीन यात्री ह्वेनसांग को आश्रय प्रदान किया। ये जो मैप दे रखा है, जो ये थोड़ा पीला दिखाई दे रहा है ना, ये किसका राज्य था? हर्ष का राज्य था। ठीक है। ये है हर्ष की तस्वीर। तो ये हो गया आपका वर्धन वंश। अगला है पाल वंश। इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। पाल वंश। इस वंश का उद्भव बंगाल में लगभग 750 ईस्वी में गोपाल से माना जाता है। पाल वंश का दूसरा शासक धर्मपाल इस वंश का सबसे महान राजा था। उसने अपना राज्य कन्नौज तक विस्तृत किया। यानी धर्मपाल वो सबसे महान राजा माना जाता है पाल वंश का, और कन्नौज तक अपना राज्य स्थापित कर लिया था। और प्रतिहार तथा राष्ट्रकूटों के साथ हुए त्रिकोणात्मक संघर्ष में भी, यानी प्रतिहार और राष्ट्रकूट और पाल वंश त्रिकोणीय संघर्ष हो गया, उससे भी अपने राज्य को सुरक्षा प्रदान की। उसके पुत्र एवं उत्तराधिकारी देवपाल ने भी कई युद्धों में विजय प्राप्त की। वह अपनी राजधानी को पाटलिपुत्र से बंगाल ले गया। तो पाटलिपुत्र यानी पटना राजधानी थी, वहां से बंगाल ले गया। उसकी राजसभा में सुमात्रा के राजा बालपुत्र देव का दूत आया था। तो सुमात्रा को राजा तो बालपुत्र उसका देव आया था। देवपाल 810 से 850 के बाद पाल वंश की राज्य शक्ति, शासकों की निर्बलता था गुर्जर प्रतिहार राजाओं के आक्रमणों के कारण क्षीण होने लगी। नवे राजा महिपाल प्रथम के राज्यकाल में चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने लगभग 1023 ईस्वी में गंगा तक के प्रदेशों को जीत लिया। 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश की शक्ति क्या हो गई? क्षीण हो गई, यानी कमजोर हो गई। मालखेड़ को पालवंशी राजा बौद्ध थे और उनके राज्यकाल में बौद्ध शिक्षा केंद्रों की बड़ी उन्नति हुई। नालंदा तथा विक्रमशिला प्रसिद्ध महाविहारों को उनका संरक्षण प्राप्त था। प्रसिद्ध बौद्ध भिक्षु अतिशा 10वें पाल राजा नए पाल के राज्यकाल में तिब्बत के राजा के नियंत्रण पर वहां भी गया था, निमंत्रण पर। इन पाल वंश को जो राजा तो नए पाल के राज्यकाल में बौद्ध भिक्षु था अतिशा, वो तिब्बत के निमंत्रण पर वहां गया था। तिब्बत। पालवंशी राजा कला तथा वास्तुकला के महान प्रेमी थे। उन्होंने धीमान तथा विट्टपाल जैसे महान शिल्पियों को संरक्षण प्रदान किया। तो 2 शिल्पी था, शिल्पकार थे 2, धीमान और विट्टपाल, इनको भी संरक्षण प्रदान किया। पाल युग के अनेक जलाशय दीनापुर जिले में अभी भी बचे हुए हैं। राष्ट्रकूट वंश। इस राजवंश की स्थापना दंतीदुर्ग ने 736 ईस्वी में की थी। उसने नासिक को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश में 14 शासक हुए हैं। दंतीदुर्ग वातापुर की चालुक्य के अधीन संबंध था। उसने अंतिम चालुक्य शासक कीर्तिवर्मादित्य को पराजित कर के दक्षिण में चालुक्यों की सत्ता समाप्त कर दी। कृष्ण प्रथम ने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रकूट का जो शासक था कृष्ण प्रथम, उसने एलोरा के सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण कराया। वंश के चौथे शासक ध्रुव ने गुर्जर प्रतिहार शासक पथराज को पराजित किया और 5वें शासक गोविंद तृतीय ने गुर्जर प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय और पाल शासक धर्मपाल को पराजित किया। उसने राष्ट्रकूटों के साम्राज्य को मालव प्रदेश से मालखेड़ को राष्ट्रकूटों की राजधानी बनाया। अरब यात्री सुलेमान ने
अमोघ वर्ष की गणना विश्व के तत्कालीन 4 महान शासकों में की है। कृष्ण द्वितीय व इंद्र तृतीय ने कन्नौज के तत्कालीन शासक महिपाल को पराजित करके भागने को विवश कर दिया। 12वें शासक कृष्ण तृतीय के शासनकाल में राष्ट्रकूटों का दक्षिण के 4 शासकों से एक दीर्घकालीन संघर्ष आरंभ हुआ। राष्ट्रकूटों का प्रभाव कल्याणकारी के चालुक्य द्वारा हुआ, यानी कल्याणी के जो चालुक्य थे उनके कारण उनका पराभव हुआ। चालुक्य शासक तैलप ने 973 ईस्वी में इस वंश के कर्क द्वितीय को पराजित करके मान्यखेत पर अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट शासक वैदिक धर्म के प्रबल समर्थक थे। उन्हें कई भव्य मंदिरों का निर्माण करवाया। वे संस्कृत तथा कन्नड़ साहित्य के पोषक थे। अरबों ने इस वंश के शासकों को बलहरा बलराज संबोधित किया है। अब है गुर्जर प्रतिहार वंश, इसके बारे में पढ़ेंगे अपन अगले पीरियड में। ओके।